दोस्तों, प्रेरक कहानियां किसे पसंद नहीं होती। संघर्ष और विजय की कहानी, जी हाँ, जहाँ संघर्ष भी हो, विजय भी हो, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। और उस सिक्के को जो अपने हाथ में थाम ले वो होता है कथानायक। धरती दुरारी का ये मंच आपको ऐसे ही कथानायकों से रूबरू करवाता है, उन्हीं प्रेरक कहानियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, स्वागतम, अभिनंदनम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती दुरारी में। मैं हूँ आपके साथ अजहर, और आज एक ऐसे ही कथानायक या यूँ कहें प्रेरक कहानियों के बादशाह हमारे साथ हैं। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक के रूप में पहचान उनकी आज ज़रूर है, लेकिन जो कहानी है अपने आप में बहुत ही खूबसूरत संस्मरणों के साथ चलने वाली है, बहुत प्रेरणा देने वाली है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री चंद्रभूषण कुमार सिंह साहब का, जो कि भारतीय स्टेट बैंक में महाप्रबंधक के रूप में। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, आपके परिचय की अगर बात की जाए तो ये बात कहना बहुत लाजमी हो जाता है कि संघर्ष की ज़मीं, मेहनत के निशान, जद्दोजहद मेरा मुकद्दर, मेरे पिता हैं किसान। 5वीं कक्षा पास किसान और उनके आप बेटे, और वो हमेशा से बस एक बात चाहते थे कि मेरे हाथ में हल सही लेकिन तुम्हारे हाथ में कलम होगी, और उस कलम से तुम नया इतिहास लिखोगे। और शायद वो जो कामयाबी है, अब वो जो कहानी है, वो पूरी तरह से हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या सर इस कहानी की आधारशिला रही, या यूं कहें कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। शुक्रिया अजहर जी। सर्वप्रथम दूरदर्शन के प्रिय दर्शकों को मेरा अभिवादन, घड़ी खंभा नमस्कार। दूरदर्शन के इस लोकप्रिय कार्यक्रम धरती धुरारी में इसका अंश बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे लिए ये खुशी का पल है। मैं आपको, दूरदर्शन को और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और दूरदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अजहर जी, आपने बड़ा ही रोचक विषय उठाया है, और निश्चित रूप से ये रोमांचकारी भी होगा, खास करके उन वैसे युवकों के लिए, वैसे सज्जनों के लिए जो किसी कारणवश या स्वेच्छा से ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, गांव में रहने के लिए बाध्य हैं या उन्हें रहना पड़ रहा है। तो मेरी जो हकीकत है, बचपन की जो गाथा है, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा। वाह। मुझे प्रसन्नता है उस हकीकत को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए। जी। मेरा जन्म एक गांव में हुआ जी। बिहार राज्य के नालंदा जिले के अंतर्गत एक गांव है रसलपुर। वो रसलपुर गांव मेरा जन्म स्थल है। मेरी बचपन की जिंदगी और यूं कहें कि कॉलेज तक की शिक्षा उसी गांव और आसपास में पूर्ण हुई। जी। गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक राजकीय उच्च विद्यालय था, जिस उच्च विद्यालय से मैं उस समय मैट्रिक बोला जाता था, 10वीं की पढ़ाई की ये, और तदुपरांत कॉलेज की पढ़ाई ग्रेजुएशन तक के लिए मैं वहाँ से, मेरे गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पे एक कॉलेज था, नाम था उसका श्री चंद उदासीन विद्यालय। जी। वहाँ से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन किया। इसमें जो मूल भावना है और जो संदेश मैं उन युवकों को जो खासकर गांव में रह रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में हैं, और उनके अंतर्गत ये जिज्ञासा है कुछ बनने का, कुछ बनने का, कुछ करने का और आगे बढ़ने का। जी। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये कहीं भी ये मायने नहीं रखता आप कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। यानी शुरुआत कैसे हुई है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क अंजाम कैसा होगा इसका फर्क पड़ता है, जो आप कर सकते हैं। क्या बात है। और वो गांव जो आज के गांव से पूर्णतः अलग था, भिन्न था। जी। उस गांव में जो साधन थे वो आप अपने पैरों से चल सकते थे या अपनों पैरों के द्वारा साइकिल चला सकते थे। तो स्कूल तक जाने के पहुंचना या कॉलेज तक पहुंचने का 2 ही माध्यम था, पैदल चलना या साइकिल की सवारी करना। और प्रत्येक दिन
4 किलोमीटर पैदल चलना, स्कूल जाना और उसके बाद घर आना। ये कोई चुनौती नहीं था, इसमें भी एक अलग खुशी की एहसास होती थी, आनंद था और बड़े खुशहाल माहौल में हम लोग कर रहे थे और किया भी। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो महसूस करता हूं मैं और मैं चाहता हूं उन युवाओं तक पहुंचाना कि जो मैंने महसूस किया हकीकत में कि गांव में रहकर केवल पढ़ाई नहीं की और मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं जो चाहता था अपने जीवन से हासिल करना और वो मैंने पाया। इसके अलावा और भी जो गांव में रहते हुए कुछ जो जीवन के जो सार हैं, जो विशेष खुशियां हैं और कुछ जो अनुभूतियां हैं और जो अनुभव हैं, वो गांव में रहकर ही आप हासिल कर सकते हैं और उसे पाया। और मैं सही मायने में पूरी मैंने अपने को महसूस करता हूं कि मैंने सही मायने में जीवन जिया और ये तभी संभव हुआ जब मैं गांव में रहा, अपने गांव वालों के बीच में रहा, उस ग्रामीण परिवेश में रहा और उस ग्रामीण परिवेश का गांव की जो भी गतिविधि एक सामाजिक गतिविधि या कार्यक्रम होता था उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया। सर, सहभागिता सुनिश्चित भी की और आपने एक बात भी कही कि जब कभी हम असल हिंदुस्तान से रूबरू होना चाहते हैं, असल भारत को देखना चाहते हैं, तो आपने एक बात कही है कि अगर आपने हिंदुस्तान के किसी गांव को नहीं जिया तो मतलब आपने हिंदुस्तान को नहीं जिया। क्या कहना चाहिए? नहीं, उस आज भी इस मत से मैं पूर्ण रूप से इस पे अडिग हूं और ये तथ्य सच्चाई है। आप किताबों के माध्यम से किसी से सुनकर, किसी से जानकर आप जान सकते हैं कि भारत ऐसा देश है, भारतीय ऐसे हैं और गांव में इस तरह की जीवन व्यवस्था है, लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन आप सही मायने में हकीकत में आप भारत को जानना चाहते हैं, भारतीय परिवेश को समझना चाहते हैं और भारतीयों को जानना चाहते हैं, तो आपको कुछ वक्त, कुछ वर्ष गांव में रहना होगा, उन ग्रामीणों को बीच में बिताना होगा और तब सही मायने में उनकी सोच को, उनकी संस्कृति को और भारत क्या है, भारतीय कैसे होते हैं, उसे आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, खुद भी जान पाएंगे, लोगों को भी अवगत करा पाएंगे। तभी आप लोगों को भी बता पाएंगे। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा, शुरुआत जो रही ग्रामीण परिवेश से रही, रसलपुर गांव का एक वो छोटा सा नन्हा सा बालक जिसने आंखों में ख्वाब कुछ बड़े देख रखे थे और कोई दूसरा कहे ना कहे लेकिन उसको अपने बारे में एक बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। पिता ने एक ही बात सिखाई कि डर से डरना नहीं, कर से करना सही। तो अपने कर से करना, ये यूँ कहें कि असल जो अपनी परिभाषा है उसे समझना या मैं इस दुनिया में क्यों हूँ उसे समझना, ये बड़ा ज़रूरी है। आज का युवा भी बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत। आपको शुरुआती दौर में ही बहुत कुछ अपने बारे में पता चला, तो सर वो कहानी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, ये मैं हर युवक को, नौजवानों को ये संदेश देना चाहूँगा और ये हर मानव में ये होता है कि हम अपनी कोई पहचान बनाएं, लोग हमें जाने और वो चाहे जिस स्तर पर हो, वो बालक हो, किशोरावस्था में हो, युवावस्था में हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जिस जीवन के जिस स्टेज पे हो, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी एक पहचान हो, लोग उसे पहचाने, जाने। तो ये बच्चों में भी होता है, युवाओं में भी होता है और मुझे उस गांव के परिवेश में रहते हुए भी मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि लोग, ये भूषण है तो इसमें क्या खूबियां हैं और ये क्या कर सकता है, कैसा है, दूसरे से अलग है और ये सब में होता है। और लेकिन केवल ऐसी जिज्ञासा रखने से ही नहीं, रखना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रयास करना ही चाहिए और करने की आवश्यकता होती है। तो जब मैं स्कूल भी था और ये स्कूल जो है विद्यालय पूर्णतः जो राजकीय, नाम भी स्कूल का था राजकीय उच्च विद्यालय, सरकार की स्कूल थी, हाई स्कूल थी और हम जैसे लोग ही, गांव के लोग उस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो परिवेश जो भी हो और अच्छा स्कूल था, लेकिन मुझे भी ये, मेरे अंदर ये थी कि नहीं, ठीक है, जो भी गतिविधि हो गांव का उसमें शामिल होंगे, मैं खेलेंगे, मैंने हर चीज़ करूँगा
परंतु स्कूल में भी क्लास में जब रहूंगा तो क्लास के अन्य बच्चों का मेरे तरफ ध्यान रहेगा कि नहीं, यदि क्लास में कोई परिचर्चा हो रही है, क्लास चल रहा है और कोई प्रश्न है, तो यदि इसके जवाब देना है तो लोग मेरी तरफ, भूषण के तरफ देखेंगे कि हाँ ये क्या बोलता है। सबसे पहला जवाब आप ही का हो। हाँ, और प्रयास ये जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए। तो ये केवल अध्ययन तक ही सीमित नहीं था जी। और ये होना भी नहीं चाहिए किसी भी युवक में भी, क्योंकि हर किसी में अनंत संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर, प्रयास की बात की जा रही है, प्रयास के साथ एक शब्द और आता है, विश्वास। विश्वास, और विश्वास के साथ एक और शब्द आत्मविश्वास। उस आत्मविश्वास के बूते आपने मतलब बहुत बड़े बड़े एग्जाम भी क्रैक किए, उनकी बात हम आपसे करेंगे। लेकिन मुझे एक संस्मरण आपका याद आता है जो आपने मुझसे साझा किया कि पहले लालटेन किसकी बुझेगी। हाँ। मुझे लगता है कि लोगों को वो संस्मरण याद आएगा। हाँ, यस। तो उसके पहले ये मैं आपसे बताना मैंने आप यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि आज वो जो बचपन की जो आदतें थी या मेरे जीवन में कार्यविधि में मैंने जो समाहित था, वो मेरा पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है और ये मेरे लीडरशिप में कार्य करने के तौर तरीके में भी रिफ्लेक्ट होता है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। हाँ, वो आपका व्यक्तित्व उस रूप से ढलता है जो आपका बचपन में होता है और आप स्कूल कॉलेज की तरफ जिस तरह से आप अपने को ढालते हैं, जिस तरह का आप आकार देते हैं, आप उसी तरह का साकार बनकर सामने प्रस्तुत होते हैं। क्या कहने, मतलब ये कहा जा सकता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है बहुत बात की बात है, मैं खुद अपने बारे में क्या सोचता हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बात है? तो मैं स्कूल में था, ये ध्येय था कि नहीं स्कूल में हूँ तो क्लास में, स्कूल में ये पहचान हो। और उस तरह के गांव में भी यदि किसी तरह की परिचर्चा होती है, कोई कठिन प्रश्न है, खास करके मैथमेटिक्स का या कोई सम्मान ज्ञान का कोई विषय है, तो और जो हमसे जो बड़े लोग थे, किसी तरह का परिचर्चा होती थी तो गाँव के हम उम्र के युवाओं को, विद्यार्थियों को बुलाते थे और उसमें प्रश्न करते थे। तो उस समय भी रहती थी कि नहीं मैं पहले प्रश्न करूंगा और ये जो गणित का सवाल है इसका समाधान मैं करके पहले दिखाऊंगा। तो उस समय भी, और इससे करने से कुछ कोई प्राइज नहीं मिलता था, बस स्वयं में एक अलग संतुष्टि की अनुभूति होती थी। अच्छा सर, यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि खेल में वो कहते हैं ना कि आपके समय तो ये बहुत बड़ी एक विषय रहता था, लोग कहते थे अक्सर कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आपके व्यक्तित्व का ये हिस्सा रहा कि जिंदगी में वो कहते हैं ना कि हर एक क्षण में एक जिंदगी होती है और उसे जीना बड़ा जरूरी है। और आपने वो जिया भी। आपने खेल में भी आप बहुत अच्छे रहे, हारमोनियम भी आप बजाना जानते थे, गायन वादन और उसके साथ साथ लेखन की तरफ भी आपका पूरी तरह से रुख रहा। और पढ़ाई में तो आप स्कूल के टॉपर थे ही, और साथ ही साथ जब आप कॉलेज की तरफ आपने रुख किया वहाँ भी मतलब आपको हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में देखा जाता था। ये कैसे संभव है सर, थोड़ा सा बताएं। संभव है, और ये नहीं बचपन में यदि किया, मेरी ये ऐसी सोच थी और परवरिश भी थी। मेरे माता पिता, जैसा कि आपने बताया, मेरे पिता 5वीं क्लास पास थे और एक पूर्ण किसान थे, और मेरी माता जी गृहिणी थी। वो स्कूल तक शायद के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। फिर भी जो परवरिश थी वो बहुत ही शानदार, गर्व करने वाला था। पढ़ाई के अलावा गांव में जो भी खेल था, वो क्रिकेट भी जी भर के खेलता था, माने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता था। फुटबॉल भी खेलता था, वो खास करके बरसात के सीजन में। इस जो अभी मौसम है, गांव में मैदान उस तरह का रहता नहीं है, तो खेतों में ही फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे। और यदि कभी मौका मिला तो दरवाजे माने लोग के साथ बैठे हुए तो कार्ड भी खेलते थे। ये खेलने की बात हुई। और इसका जो लाभ जो मिलता था कि आप अपने माता पिता के प्रिय ही नहीं हैं, कुछ लोगों तक ही पसंद नहीं करते हैं, पूरी गांव, आपके पंचायत के लोग भी आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनसे भी जुड़ते हैं। और खेल एक ऐसा साधन है जो लोगों में एक टीम, आज भी मैंने सही मायने में एक टीम स्पिरिट डेवलप करती है और लोगों को जुझारूपन सिखाता है, जीतने की जिद विकसित करती है। और यदि बचपन से ही ये जीत की जिद
किसी में आप में विकसित शामिल हो जाए, जी। तो वो आगे चल के भी किसी भी मुकाम में हार को स्वीकार नहीं क्या बात है। कर सकता है और हारने के लिए उसकी मानसिकता कभी नहीं बनेगी। एक ये हुआ पहलू। दूसरा एक पहलू जैसे बताया आप हारमोनियम के लिए, तो ईश्वर के ऊपर वाले की रहम और कृपा थी, माता पिता का आशीर्वाद था और गांव वालों का प्यार भी था कि गांव में या और जो समाज में कोई भी गतिविधि होती थी तो मैं भी अपने आप को उसमें शरीक करता था, उसमें शामिल होना चाहता था, चाहे वो। और इसी क्रम में एक उस्ताद थे, उनसे हारमोनियम वादन भी सीखा। तबला तो नहीं सीख पाया क्योंकि उसमें एक गुरु की आवश्यकता होती थी। ढोलक बजाना भी सीखा, झाल करताल भी बजाता था और मंजीरे बजाता, आज भी बजा सकता हूँ। और कभी कोई कार्यक्रम गांव का सांस्कृतिक या दूसरे तरह का कार्यक्रम, सामूहिक सामाजिक कार्यक्रम रहता था, उसमें शरीक होता था और जो भी जिस तरह से संभव हो उसमें अंशदान करता था, भाग लेता था। तो इसका लाभ ये मिला और जो महसूस किया मैंने कि लोगों की भी अच्छी भावनाएं, दुआएं आपको मिलती थी। हर लोग चाहते थे। तो सर आज उस याद को थोड़ा सा तरोताजा नहीं कर लिया जाए? कोई भजन या कोई लोकगीत आपको इस मंच के माध्यम से याद आए? और मैं चाहूंगा रसलपुर के गांव से निकला वो शख्स जो शख्स से शख्सियत बनने का सफर रहा, उसमें वो पूरा गांव भी शामिल हो और पूरा हिंदुस्तान शामिल हो। कोई लोकगीत, कोई गीत आप आज इस मंच के माध्यम से सुनाना चाहें? देखिए, चूंकि ये पूर्णतः व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ये आपने मंच प्रस्तुत किया है जी, और मुझे भी वो 40 वर्ष पूर्व की जो एक यात्रा में पूर्व के जो दौर था, वहाँ मुझे पुनः उस अवधि में पहुँचाया है। तो मैं भी उस लोकगीत एक पंक्तियां आपको सुनाऊंगा जो पूर्णतः सुनने पे लगेगा कि अरे ये तो दम ही गाँव वाला है। जो गाँव में और गर्मी के दिनों में या किसी भी दिनों में गलियों में लोग गुनगुनाता है। लाली लाली ओठवा से बरसे लाल लैया हो की रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे आमा के मंजीरा से रस चुएला, हो की रस चुएला। क्या बात है सर। रसलपुर के जो गांव के आज लोग होंगे या पूरे पटना के जो लोग होंगे बड़ा खुश हो रहे होंगे सर आपको यहाँ पे देखने के बाद। सर मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की शुरुआत, ये वो कहता है कि आपके व्यक्तित्व का पहलू रहा कि जहाँ आप मौजूद हों उस पल को, उस क्षण को पूरी तरह से जिया जाए। लेकिन एक स्टेट आता है जब दिमाग में कि अब करियर मेकिंग की तरफ देखना या रुझान करना होगा। क्लास का टॉपर वो बच्चा जिससे पूरे गांव को उम्मीद रही, अब वो अपने आप से उम्मीद करता है और करियर मेकिंग की तरफ जब वो रुख करता है, तो सर वो कहानी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ। और वो लालटेन वाला किस्सा जरूर यहाँ शामिल रखें। हाँ, और ये इस चीज़ पे जैसे कि मैं जस्ट इसको आज के देश समय से आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो मेरे कार्य की प्रक्रिया है, जो मेरा लीडरशिप नेतृत्व का तरीका है, किस लोग होता है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लीडरशिप के भी कई रूप होते हैं। तो मेरी जो लीडरशिप है वो बचपन का पल था, जो व्यक्तित्व था, हर क्षेत्र हर तरह का खेल खेलना, खेलों में भी रुचि लेना, गांव के सामूहिक कार्यों में भी रुचि लेना और अपना जो मूल लक्ष्य है अध्ययन और कुछ बनने की जो जिज्ञासा है उस पर विशेष रूप से फोकस करना, वो आज भी है मेरे अंदर। और यही वजह है कि मैं जहाँ भी जिस ऑफिस कार्यालय में रहा हूँ, जिस पद पे रहा हूँ, तो मेरी प्रयास रहती है कि पूरी टीम को, वो चाहे मैं क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में रहा हूँ, जोनल मैनेजर के रूप में रहा हूँ और आज मैं महाप्रबंधक के रूप में रहा हूँ, पूरी टीम को अपने साथ लूँ और एक हर व्यक्ति, हर टीम का हर सदस्य को यह एहसास दिलाने का प्रयास करता हूँ। आई मेक देम टू फील कि यदि कुछ भी अचीवमेंट हुआ है
वो जिस स्तर पे, बैंक के स्तर पे जो, या जो लक्ष्य हम सेट किया, अचीवमेंट किया है, ये मेरे वजह से ही नहीं हुआ है, ये इसमें आपका भी अंशदान है, और ये आप भी खुश हो, आप भी उतना ही खुश हो जितना मैं खुश हूँ। क्या बात है, वो जो क्रिकेट टीम की कप्तानी करते करते ये यहाँ कप्तानी वो काम में है, क्या बात है। और ये इसलिए मेरा जो एक अप्रोच रहता है कि एनीवन कैन अप्रोच मी, और ये हकीकत है, जो चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी कर्मचारी हो, कितना छोटा से छोटा हो, और ये है दे फील, ये कॉन्फिडेंस है कि मैं यदि कॉल करूंगा तो हमें रिस्पांस मिलेगी मेरे महाप्रबंधक से, और मैं भी यदि मुझसे कोई मिलना चाहता है तो जान रहा हूं कि ये इस विषय के लिए आ रहा चाहता है मिलना, और शायद नहीं करूंगा, बट मैं मिलता हूं और उससे प्रयास करता हूं कि संतुष्ट करूं कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, या मैं क्या करूंगा। और सर बैंकिंग सेक्टर में तो कहा भी जाता है। तो ये सीख मुझे, मेरे अंदर ये जो व्यक्तित्व में जो विकसित हुआ, इसका श्रेय मैं अपने उस बचपन के दौर को देता हूं, जिसे केवल अध्ययन पे, पढ़ाई पे ही ये नहीं था फोकस कि हमें केवल पढ़ना है, खेल पे भी उतना ही ध्यान था, गांव और ग्राम वासियों से उतना ही लगाव था, उतना ही स्नेह था, और जो दूसरे गतिविधि गांव में थी उसमें भी खुद को, अपने को समाहित करता था, जोड़ता था। इसीलिए आज भी लोगों से जुड़ने, अपने टीम के मेंबर से जुड़ना मेरे डीएनए में है, दिल में है। क्या बात है सर, और वो जो जुड़ाव है वो निश्चित तौर से दिखाई भी पड़ता है, वो आपकी शख्सियत की कामयाबी को बयां करता है। लेकिन मैंने जैसा कि पूछा, प्रतियोगी परीक्षा की तरफ जो वो तैयारी थी, जहां आज का युवा भी अपने आप को तैयार करता है, लेकिन वो कहता है ना कि 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। आपकी वो कहानी शायद बहुत कुछ बयां करेगी। ये खास करके जो मेरा ये अपने ग्रामीण परिवेश का, जो मेरा बचपन का हकीकत है, जो गाथा था, वो विस्तार से मैंने उन युवाओं को संबोधित करते हुए साझा किया। यस, आप अपनी दीर्घ प्रतिज्ञा बनाइए, आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि यस, हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है। तो एक तो ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इस इच्छा शक्ति के साथ विश्वास, जब इच्छा शक्ति है तो विश्वास भी होगा। जो मुख्य रूप से आवश्यकता है किसी भी युवक में, और जिसकी मैं अपील करूंगा अपने युवा भाइयों से, कि आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए। वो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। मैं इसको बार बार रिपीट करता हूं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, प्रयास ईमानदार हो, उस प्रयास में निरंतरता हो, और आप यदि एक असफलता, दूसरी असफलता मिलती भी है तो उससे निराश नहीं हो। सफलता आपके चरणों को चूमेगी। आप ये विश्वास रखिए, और मेरे इस कथन पे आप विश्वास कीजिए। कहते भी हैं कि कुछ खास करो, इतिहास करो, जीत मिलेगी अगले पल में, इतना तुम आभास करो, कुछ खास करो, इतिहास करो। हकीकत है सर। तो यहाँ वो सर, वो लालटेन वाला किस्सा जो है, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, एक सवाल बिल्कुल आप बताएं। कहीं पे भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफल होने के लिए आपको एक ईमानदार प्रतियोगी बनना जरूरी है, नितांत आवश्यक है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक ईमानदार प्रतियोगी बनना आवश्यक है। हम गांव में रहते थे, मेरा गांव एक ऐसा था जहाँ उस समय ना तो सड़क थी, सुविधाओं का अभाव था पूरी तरह से, और लालटेन ही प्रकाश का माध्यम था, और उसी लालटेन के प्रकाश के अंदर जलाकर हम लोग पढ़ते थे। तो रात का वक्त था, मेरे पिताजी को, माता को भी ये नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, उपन्यास पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, उन्हें नहीं पता था। वो इतना जानते थे कि लालटेन जल रहा है, उसके नीचे पास में एक पुस्तक है, तो मेरा बेटा पढ़ रहा है। तो उसमें गांव के भी दूसरे लोग भी थे, छत पे पढ़ते थे, पंखा था नहीं, एसी था नहीं, गर्मी का दिन हो, छत पे लालटेन जलाते थे, खुले आसमान के अंदर पढ़ते थे। और जो दूसरे लोग थे गांव के, वो भी अपने अपने छतों पे पढ़ते थे। कुछ लोगों के छत नसीब था, कुछ लोगों को छत भी नहीं था। लेकिन ये
जो लोग भी छत पे वो लालटेन जलाकर पढ़ते थे, अंदर ही अंदर ये प्रतियोगिता रहता था कि कौन पहले लालटेन की रोशनी अपनी बंद करेगी। और ये हमेशा ये रहता था कि नहीं, उसके छत से प्रकाश आ रहा है, इसका तात्पर्य है कि उसकी लालटेन जल रही है, वो पढ़ रहा है, तो मैं भी अपनी लालटेन की बत्ती गुल नहीं करूंगा। मैं जब तक नहीं अपनी बत्ती बुझाऊंगा तब तक वो नहीं करता है। तो ये प्रतियोगिता था, ये आपस में एक कंपटीशन था, पॉजिटिव एंड फेयर कंपटीशन था कि नहीं, हमें हर पल एक मेहनत करना है और उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए, सफल बनने के लिए एक प्रतियोगी बनना है। वो कहते भी नहीं सर, जब तक वो प्रतियोगिता की दीवार को तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो हकीकत है और उस हकीकत को आपने साकार किया। पहली ज्वाइनिंग आपकी हुई और वो पहली ज्वाइनिंग आई गेस वो भी ऐसे उपक्रम में हुई जहाँ से पब्लिक डील करना, लोगों से डील करना, वो आपके उस जॉब का हिस्सा रहा। उसका कितना संस्मरण याद है सर, बताएं उसके बारे में। 1992 में मुझे पहली सफलता मिली और मैं लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया में काम किया 2 वर्षों तक। उसके पूर्व उस समय और भी कई एग्ज़ाम दे चुके थे। उसके 2 महीने के अंदर ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी रिजल्ट पब्लिश्ड हुआ और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सफलता मिली। तत्काल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भी मेरी चयन हुई। तो उस समय जो एक हर समय, उस समय ही नहीं आज के समय में भी लोगों को का फर्स्ट जो पहला दृष्टिकोण होता है कि किस नौकरी में ज्वाइन करें, किस में वेतन ज़्यादा मिलने की संभावना है और किसका वेतन ज़्यादा है, लोगों की झुकाव उस तरफ होती है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया 92 जून महीने में और करीब 20 महीने तक कार्य करने के उपरांत फिर भारतीय स्टेट बैंक में 94 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में मैं तमिलनाडु में ज्वाइन किया पहला। और मैं सर लोगों को ये बता दूं कि भारत के 9 राज्यों में, 9 अलग अलग राज्यों में अभी तक आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और उसमें भी कमाल की बात यह है कि जब आप भारतीय स्टेट बैंक, एक ऐसा बैंक जहां 53 करोड़ ग्राहक सीधे तौर से आपसे जुड़े रहते हैं और हर एक ग्राहक की संतुष्टि के लिए आप लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के लिए कहा भी जाता है विश्वास का बैंक भारतीय स्टेट बैंक। उसके आज महाप्रबंधक आप हैं, लेकिन जब आप बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में एक बैंक PO या प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे आपका जब वो सिलेक्शन हुआ, आप सीधे तौर से तमिलनाडु गए, जहाँ शायद भाषा का वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा बैरियर या यूं कहे कि अवरोध आपको नजर आया होगा, लेकिन बावजूद उसके आपके किरदार में शामिल वो प्रेम की भाषा है, शायद उसने बहुत कुछ आसान कर दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? उसके पूर्व एक महत्वपूर्ण संदेश से जी, जो मैं अपने में, जो मेरा अनुभव है और ये सच्चाई भी है, और एक जो है मैं उन युवाओं को, वो चाहे शहर के युवा हों या गांव के युवा है, ऐसा नहीं कि मेरी परवरिश से गांव में हुआ तो मैं जो भी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ वो ग्रामीण युवाओं को ही संदर्भित है और उनको इंगित करते हुए कर रहा हूँ। उन सभी युवाओं को आज किसी भी खेल जगत में देखे होंगे, जब भी किसी भी बड़े खिलाड़ी का नाम आता है, वो गावस्कर के दौर का हो, आज भी विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, अजहरुद्दीन हो, कहीं भी किसी भी विख्यात प्रसिद्ध खिलाड़ी का लेता है, हमेशा बात करते हैं फॉर्म की, ही इज आउट ऑफ फॉर्म, और कभी कहते हैं कि नहीं, ही इज इन द एक्सेलेंट फॉर्म, बेस्ट टच में है। लाइक दैट, जिस तरह से खिलाड़ी में क्लास एक परमानेंट चीज होती है, लेकिन टेम्पररी, क्लास टेम्पररी होता है, और हर किसी समय एक समान कभी भी किसी के साथ नहीं रहता, वो चाहे विद्यार्थी हो या अधिकारी हो। तो जैसे खिलाड़ी का एक फॉर्म होता है कि वो पिच टर्निंग हो या बाउंसी हो या किसी भी लेवल पे जाए, वो जो भी जिस तरह का शॉट चलाएगा वो उतना ही अच्छा टाइमिंग होगी। क्या बात है। विद्यार्थी के जीवन में भी आप प्रतियोगी हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी एग्जाम में अपने उपस्थित हो रहे हैं,
आपका भी एक क्लास हो सकता है। हो सकता है कि आप शुरुआत से ही बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हों, होनहार होंगे, लेकिन आपकी भी एक फॉर्म होती है जो एक समय पे बेस्ट होती है। और ये बेस्ट फॉर्म जो है 18 से 25 वर्षों के बीच में ही हर विद्यार्थी के जीवन में आता है, और उसी समय ये अवधि है जो कोई भी व्यक्ति, विद्यार्थी हो कोई भी हो, अपना बेस्ट परिणाम दे सकता है। 92 में मैं LIC में ज्वाइन किया। उसके 2 महीने के बाद जैसा बताया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी सफलता मिली, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में सफलता मिली, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो परिणाम था, रिजल्ट था, 92 में आया था। हमारी ज्वाइनिंग 2 वर्षों के बाद 94 में हुई, वो अलग बात था। मैं ये कहना चाह रहा था कि उस समय एक ऐसी फॉर्म थी, मुझे खुद में ये विश्वास था कि मैं किसी भी एग्जाम में बैठूंगा सफल होऊंगा। वाह। और ये एग्जाम उस तरह का मैं बताया आपके सामने जिसमें नियुक्ति पत्र मिला। इसके अलावा कई और भी जो एग्जाम थे जिसमें शामिल हुआ और रिटन पास किया, बट उसके उपरांत फिर इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हुई। तो उस समय एक दौर आता है हर व्यक्ति के जीवन में। आप विद्यार्थी के रूप में भी किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो याद कीजिए 18 से 25 वर्ष की जो अवधि है, और आपका 1 से 1.5 साल 2 वर्षों का जो समय होता है, उसमें आप बेस्ट फॉर्म में होते हैं और यू ट्राई टू एक्वायर दैट फॉर्म, और उस समय ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ऐसा ये नहीं कि हाँ हम लगे हुए हैं और चलिए आज नहीं कल नहीं, उसमें आत्मावलोकन करना बहुत जरूरी है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हम किस फॉर्म में हैं, मेरा जो हम टच कर रहे हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं बॉल, और यदि ऐसा लगता है कि यस हमारी आई एम इन द राइट फॉर्म, गिव योर बेस्ट, गिव योर मोर देन 100% एंड गेट द रिजल्ट विच यू विश। क्या बात है। अच्छा सर, यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी जो कामयाबी है, आपने बताया कि जब एक एग्जाम क्लियर हुआ उसके बाद तो लगातार, और वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो किसी भी एग्जाम में बैठूंगा तो उसे क्रैक करके ही छोड़ूंगा। लेकिन इस बीच में एक और एग्जाम होता है, जीवन का एक परीक्षा होती है, जहां वो कहते हैं ना कि कुछ एक वो सुंदर चेहरा और वो जो 2 कदम लेकर अपनी जिंदगी में एक शख्सियत आती है जो जिंदगी के मायने बदल देती है। और बड़े बड़े दानिश्वरों ने तो कहा भी है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी जिंदगी में वो हुआ, वो हम थोड़ा सा आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। यस, निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति और व्यक्तित्व के पीछे एक ईमानदार महिला की अंशदान होता है जी। मेरे भी लाइफ में ईमानदारी के साथ मैं स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, और इस मंच से अपनी धर्म पत्नी डॉली सिंह को धन्यवाद भी देता हूँ, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मेरे जीवन में मेरे जीवन को एक आकार देने में, मेरी सफलताओं में उनका योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सही मायने में आज यदि मैं यहाँ हूँ, महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक में हूँ, तो इसमें उनका श्रेय है। वाह। और यदि मैं ऐसा कहूं कि उनके कारण ही हूं, इसलिए कि जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पूर्व में ही सफलताएं मिल चुकी थी, और मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ऑलरेडी प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था। तो एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, वो भी एक सरकारी बैंक थी, और कुछ विशेष ये नहीं था। लेकिन मैडम का ही ये शर्त था कि ये हमारा प्यार मैरिज में तब्दील होगा, उसकी 2 शर्त हैं, या तो आप भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हो या यूपीएससी में सफलता हासिल जी, करते हो। ये प्रेम की परीक्षा थी असल में। वाह वाह वाह। 2 कंडीशन, या तो आप भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनो, अन्यथा यूपीएससी में सफलता हासिल करो, तभी हम दोनों परिणय सूत्र में बंधेंगे। वाह। तो सर जो बात आपने इस खूबसूरती के साथ आपने कही है, उनका भी इंतजार खत्म हुआ और अब उन्हीं की तरफ रुख कर लेते हैं। वो कुछ कहना चाहती हैं, तो आइए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉली सिंह पटना से। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वे उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद याद रह जाते हैं। वाह। चंद्रभूषण कुमार सिंह एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है जो जहां जाते हैं वहां अपना एक अमिट
छाप छोड़ जाते हैं। स्वभाव में नम्रता, वाणी में मिठास और चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग इनके पर्सनालिटी को सजाता है। इनके सफल होने का राज है खुद करो और फिर नसीहत करो। हमेशा से एक टीम बनाना और उसे लीड करना, हर व्यक्ति में कुछ सकारात्मक देखना और उसे प्रोत्साहित करना। जब तक सफलता ना मिले, नींद चैन त्याग कर डटे रहना, ये कुछ प्रेरणादायक बातें हैं इनके बारे में। ये एक अच्छे पिता, पति और पुत्र का संगम है। क्या बात है। सर वो कहते हैं, मैंने किसी बहुत एक विद्वान व्यक्ति से बात सुनी थी कि यदि किसी की पत्नी पति की तारीफ कर देती है तो फिर मान लीजिए कि वो सच है। तो सर अब इस सच्चाई को बिल्कुल साकार करते हुए मैडम ने तो इतनी खूबसूरत बात आपके लिए रखी है, तो आपको नहीं लगता सर इसके बाद कोई शब्द शायद बचता नहीं है? तो कोई गीत के माध्यम से आज वो बात इन्हें कह दी जाए, वो दिल की जो कहानी है, दिल के जो जज्बात हैं वो बिखेर दिए जाएं, उकेर दी जाए, एक आकृति हो जाए सर कुछ तो ऐसा। यदि वो मेरे बारे में ऐसे बातें बताई हैं, निश्चित रूप से हमारी भी भावना उनके प्रति ऐसा ही है। सर आपकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही है इस वक्त में। जी। दो पंक्तियां, कोई संगीतकार और गीतकार और गायक तो नहीं हूँ, बट भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं को उस संगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये दो पंक्तियां मेरी धर्म पत्नी डॉली सिंह को समर्पित। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ। क्या बात है सर, मतलब यहाँ तो बड़ी खूबसूरत, और वो कहते हैं ना कि लोग अक्सर बेशतर सोचते हैं कि अकाउंट्स, बैंक, इसका रूखा सूखा सा काम होता होगा, लेकिन उसके बीच में एक ऐसी रूमानी शख्सियत हमें नजर आती है, अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है सर। हाँ बिल्कुल, ये शख्सियत हमेशा हर किसी को जिंदा रखना चाहिए, और सही मायने में आप जिंदा दिल तभी जीना चाहते हैं तो ऐसी ही शख्सियत अपनानी चाहिए। ऐसा वो कहते भी हैं कि कुछ ख्वाब मुझ में आज भी चुनिंदा से हैं, कुछ ख्वाब मुझ में आज भी चुनिंदा से हैं, कुछ जिंदगी से हैं तो कुछ जिंदा से हैं। हकीकत है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैडम ने जिस खूबसूरती के साथ, वो कहते हैं ना कि आपकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि पत्नी के प्यार की अगर बात की जाए, और शायद एक संस्मरण भी यहाँ आप शामिल करना चाहेंगे कि वो जो त्याग की बात करते हैं हम, और शायद जैसा त्याग वो कर सकती हैं, मैं बिल्कुल एक पुरुष की हैसियत से कह सकता हूँ कि वो त्याग शायद हम भी नहीं कर सकते। उस त्याग की कहानी हम जानना चाहेंगे। DYSP के तौर पे वो कार्यरत हो चुकी थी, MPPSC के लिए वो क्वालिफाइड हो चुकी थी पूरी तरह से, लेकिन आपकी तबीयत ज़रा नासाज हुई, वो आपके साथ खड़ी रहीं। क्या वो संस्मरण है सर, बताएं प्लीज़। देखिए, यही तो हमारे देश का एक जो है क्या बोलते हैं, इसे एक परंपरा है, और इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि हमारी जो संस्कृति, सभ्यता कितनी मजबूत है, और हमारे समाज में ये स्त्रियों का, औरतों का क्या महत्व रहा है और कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। जहां भी त्याग की बात हो, बलिदान की बात हो, भावनाओं को प्रदर्शित करने की बात हो, और शक्ति प्रदर्शित करने की बात हो, हर चीज में मैं उस इनके ये पे की त्याग की बात करूं, जैसा इनको सुनने के बाद आपको लगा होगा, शैक्षणिक के जो व्यक्तित्व है इनका बहुत ही सुदृढ़ है जी। इनका एकेडमिक बहुत अच्छा और सुदृढ़ रहा है,
वो शी हैज़ बीन गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। वाह। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुई। यूपीएससी में भी इन्होंने, फाइनली इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट लिखित परीक्षा में भी सफल हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इनको सफलता मिली। वहाँ पे मध्य प्रदेश में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में करीब 1.5 वर्षों तक प्रोबेशन में काम भी किया। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीनियर सेकेंडरी विंग में सीनियर बच्चों सीनियर क्लासेस में पिछले 20 वर्षों से एक सफल शिक्षिका के रूप में सेवा दे रही हैं। शायद आज इनके बैच के लोग जो भी वहाँ मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन में हैं, वो अधिकांशतः डिप्टी आईजी के रूप में कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भी आज वहाँ होती, बट शायद मुकद्दर को और तकदीर में और ऊपर वाले को ये था कि नहीं, आपकी हाथों में वो हंटर नहीं कलम ज्यादा शोभा देगी। क्या बात और है। आप स्वयं तो बन चुकी, आप दिखा चुकी हैं कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है और क्या कर सकती हैं। सर, आप कुछ और को बनाने में अपना समय दीजिए। त्याग की बात जो है, उन्होंने त्याग की। ये मैं हर मोड़ पे जब भी कुछ, यदि ऐसा कोई भावनात्मक पल होता है तो ये चीज़ हमेशा मुझे एहसास होता है। हालांकि मैं इसे व्यक्त नहीं करता हूँ, मैं आपके सामने कम पड़ बता जाते हैं रहा अक्सर जब हूँ, हम कहते हैं। लेकिन ये चीज़ है और इसके लिए हम कभी लगता है आभार भी व्यक्त करता हूँ, आभारी भी महसूस करता हूँ। लेकिन ये एक हैं और हमारे देश में ये एक ही नहीं है। हम आज इस राजस्थान की धरती पे हैं। हमारा गौरव ही ये रहा है, इतिहास ही यहाँ रहा है कि जब भी त्याग, बलिदान और समर्पण का जब समय आता है तो उस समय महिलाएं ही आगे आती हैं। महिलाओं ने ही त्याग किया है। और राजस्थान जो है, मेरे इस भारतीय स्टेट बैंक के 30 वर्षों के यात्रा का ये 9वां राज्य है। और मैं ये पाता हूँ कि ये 9 राज्यों में 9 राज्यों के लोगों के साथ मिलने का जो अवसर, सौभाग्य मिला, उसने मेरे व्यक्तित्व में और मेरे बच्चों में और मेरे परिवार के पत्नी में, मेरे बच्चों में एक अलग पॉजिटिव अंशदान किया है, जो शायद मैं केवल एक जगह पे रहता, अपने प्रांत बिहार में रहता, तो वो संभव नहीं हो सकता है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा, आपको जो भी अवसर मिलता है, जहां भी आपका कार्यालय, आपका एम्प्लॉयर, जो भी, या देश जहां भी कहती है आपको जहां जाने के लिए बोला जाता है, आप जाइए। आप वहां जा रहे हैं, निश्चित रूप से ऊपर वाले का संदेश है, आदेश है, आपका कोई इंतजार कर रहा है। आप वहां जाएंगे, आपके लिए भी कुछ अच्छा होगा और जब वापस आएंगे तो वो परिवर्तन अपने में आप निश्चित रूप से क्या बात है सर, वाकई ये जो पूरी खूबसूरत यात्रा आपकी रही है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है और आपको यही कहना चाहेंगे फिर किसी अगले अंक में ज़रूर, वो कहते हैं ना कि बातचीत अधूरी ज़रूर है, इस मुलाकात को पूरी किसी अगले अंक में ज़रूर हम करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इजाज़त लेना चाहेंगे दर्शकों से भी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पे आए, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री चंद्रभूषण कुमार सिंह साहब, और क्या खूबसूरत इनकी जीवन यात्रा रही। अगले अंक में फिर किसी जीवन यात्रा के साथ, किसी प्रेरणा प्रेरक कहानी के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अजहर को, धन्यवाद।